चलिए आज के करंट अफेयर्स में चलते हैं। आज के दो आर्टिकल जो बहुत अलग इंसाइट देंगे आपको, मिल्क एडल्ट्रेशन से रिलेटेड है। दूध में जो मिलावट देखने को मिलती है उससे रिलेटेड है। और दूसरा, चाइना का जो युआन है वो डॉलर का कैसे मुकाबला कर रहा है। ठीक है, बिना हो हल्ला किए हुए। उसने कभी दावा नहीं किया चाइना ने कि मुझे विश्वगुरु बनना है, मैं दुनिया पे शासन करूंगा। ये नहीं बोल रहा है और चुपचाप आगे बढ़े चला जा रहा है और डॉलर को टक्कर दे रहा है। तो कैसे दे रहा है, आज हम इसकी पड़ताल करेंगे। सिलियक डिजीज, परसिवरेंस रोवर जो अभी मंगल पर घूम रहा है वहाँ से कुछ डेटा उसने दिया है। तो ऐसा कुछ लगता है कि वहाँ पर पोटेंशियल साइंस ऑफ एंशंट लाइफ। और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट बहुत काम की होती है हमेशा, जो इंडाइसेस जितने भी आते हैं ऐसे। गवर्नमेंट टू लॉन्च सुश्रुत एट क्लिनिक एट आरोग्य सेतु 2.0। तो आज इन्फोग्राफिक वाला पार्ट, एक मिनट में मैंने शायद छोड़ दिया उसको, कोई बात नहीं, मैं आपको पीडीएफ में अटैच करके दे दूंगा। तो सीधे हम आर्टिकल पे चलते हैं। मिल्क एडल्ट्रेशन, दूध में मिलावट। दूध में मिलावट, सादे पानी से सिंथेटिक मिल्क 2.0, अब इसको भी हमने 2.0 कहा है, सिंथेटिक मिल्क तक। टाइटल देखिए, डियर डेयरी, आपके दूध में क्या है, वाकई में क्या है ये बताइए कि क्या वाकई में ये दूध है। तो एक समय था जब दूध में मिलावट होती थी, बहुत ही सादगी से मिलावट की जाती थी, और वो मिलावट थी और वो काफ़ी अच्छी मिलावट थी। वो था कि दूध में पानी मिला दिया जाता था, कोई नुकसान नहीं करता था। अब पानी वैसे भी पीते हैं, थोड़ा दूध वाला पिला देता था आपको, तो दूध पीते थे उसमें भी पानी आ जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी जो दूध है वो सिंथेटिक मिल्क है, और ये जो मिल्क है ये बड़ा खतरनाक है। आइए, अब जो एडल्ट्रेटेड मिल्क है वो टेस्ट बिट लाइक द रियल थिंग एंड इज मच हार्डर टू डिटेक्ट। इसको पकड़ ही नहीं सकते आप। और इतना कुछ हम दूध से बना हुआ खाते हैं कि कहीं न कहीं हम मिलावट वाली चीज़ जो है वो खा ही जाएंगे। दही में खा जाएंगे, पनीर में खा जाएंगे, कहीं न कहीं मिठाई में खा जाएंगे, खोया में, कहीं न कहीं कोई न कोई चीज़ जो है हम लोग मिलावटी खा जाएंगे। तो आइए, कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम आने वाला है। तो चर्चा में इसलिए है कि रिसेंट फूड सेफ्टी रेड्स, ओडिशा में जो फूड सेफ्टी रेड हुई, एक्सपोज यूनिट्स मेकिंग सिंथेटिक मिल्क फ्रॉम डिटर्जेंट्स, यूरिया, कास्टिक सोडा, where they refined oils, a far cry from simple watering। तो ये पानी मिलाने से काफ़ी आगे है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? मिल्क इज अ डेली स्टेपल फॉर crores ऑफ इंडियंस। एज एडल्ट्रेशन टर्न्स साइंटिफिक एंड हार्ड टू डिटेक्ट, इट बिकम्स ए पब्लिक हेल्थ, गवर्नेंस एंड कंज्यूमर ट्रस्ट चैलेंज। इसलिए नुकसानदायक है। किसी न किसी रूप में ये करोड़ों भारतीयों का रोज का आहार है। और मिलावट जैसे जैसे वैज्ञानिक होती जाएगी पकड़ में मुश्किल होती है, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से आप मिलावट कर रहे हैं। और ये जन स्वास्थ्य, शासन और उपभोक्ता विश्वास की चुनौती है। अब जब आप एसडीएम रहेंगे, कहीं नौकरी में रहेंगे, तो आपको नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ना पड़ सकती है, छापा डालना पड़ सकता है, और ये आपका काम रहेगा। फूड सेफ्टी वालों का तो रहता ही है, आपका भी रहता है, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं।
तो आइए जीएस थर्ड में फूड प्रोसेसिंग, और यहाँ पर जीएस सेकंड में प्रीलिम्स में और ऐसे में। तो मिल्क एडल्ट्रेशन, कोर आइडिया देखिए। मिल्क एडल्ट्रेशन इन इंडिया हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम सिंपल डाइल्यूशन इनटू sophisticated synthetic formulation that closely resemble genuine milk. Detecting these products now requires stronger science, tighter regulation and better monitoring across the entire dairy supply chain. ठीक है, तो पहला देखिए छापे में क्या मिला। ए फूड सेफ्टी रेड इन ओडिशा अनकवर्ड ए यूनिट मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक मिल्क। क्या क्या मिला रहे थे? डिटर्जेंट्स, यूरिया, कास्टिक सोडा, वे रिफाइंड ऑयल एंड अदर इंग्रेडिएंट। Officials also seized about 300 liters of normal milk along with materials used to prepare fake dairy products. तो नॉर्मल मिल्क भी मिला उनको, बिल्कुल वैसा फ्लेवर लाने की कोशिश करते हैं, वैसा ही स्वाद लाने की कोशिश करते हैं, ऊपर से आप डालो तो वैसा ही जाग लाने की कोशिश करते हैं गर्म करने के बाद भी उसका टेक्सचर चेंज ना हो, वैसा ही हो जैसे दूध गर्म करने के बाद दिखता है। पूरी कोशिश होती है कि बिल्कुल, अभी तक तो हम सुनते आते थे, अब हम इसको पढ़ रहे हैं, बकायदा छापे में ये सब मिला है। तो अभी जो आप एक गिलास दूध पीते हैं, वो क्या पी रहे हैं आपको नहीं पता। क्या वाकई में वो दूध है या वो एक सिंथेटिक केमिकल है। तो अडल्ट्रेशन बिकम्स वाइड स्प्रेड, और ये बहुत व्यापक है। इन्वेस्टिगेशंस एंड रेड्स इन सेवरल स्टेट्स अनकवर्ड नेटवर्क्स प्रोड्यूसिंग फेक मिल्क, पनीर, घी एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स ऑन ए लार्ज स्केल। इंडस्ट्री सोर्सेज से राइजिंग डिमांड, सप्लाई शॉर्टेजेस। अब ये इसका कारण बताया जाता है कि ऐसा क्यों होता है। दूध की मांग बहुत ज़्यादा है और सप्लाई जो है वो कम है, और एट्रैक्टिव प्रॉफिट, आकर्षक मुनाफा, ये सारी चीज़ें ऐसी है कि बढ़ती हुई मांग, सप्लाई की शॉर्टेज और मुनाफा, ये इनकरेज करती है इस इलीगल बिजनेस को। तो ये आपको कारणों में लिखना है, तो कारण भी पता होना चाहिए कि आखिर फूड एडल्ट्रेशन क्यों होता है। लेकिन हेल्थ रिस्क रिमेन सीरियस। एक्सपर्ट्स वार्न दैट एडल्ट्रेंट्स such as detergents, urea, caustic soda, starch and synthetic fats can damage the digestive system. ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर सकता है, किडनी को खराब कर सकता है, लिवर को खराब कर सकता है, हार्ट को, नर्वस सिस्टम को। और आफ्टर रिपीटेड एक्सपोजर, खास करके एकदम से एक दिन आप ये सब चीजें पी जाओगे तो एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन अब एक दिन तो पीता नहीं ना आदमी को। तो अगर दूध पीने की आदत है या चाय पीने की आदत है, कुछ भी, तो रिपीटेड एक्सपोजर आता है इसका, बार बार पीता है। और ये सब केमिकल्स जितना हम उसको गर्म करते जाते हैं, उसका फॉर्म चेंज करते जाते हैं, केमिकल्स भी अपना रूप बदलते जाते हैं, और पता नहीं कौन सा खतरनाक स्वरूप वो किसी दिन धारण करे। और कैंसर तो इसने लिखा नहीं, अधिकांश कैंसर का कारण भी वही है, ठीक है। और खास करके चिल्ड्रन, ओल्डर एडल्ट्स एंड रेगुलर कंज्यूमर्स में फेस ग्रेटर लॉन्ग टर्म रिस्क। तो ये केवल आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं है, डेली लाइफ में आपका ज़िंदगी का बदलाव भी है। आप लोग थोड़े समझदार बनते हैं, अपनी लाइफ को ज़्यादा समय तक चला पाएंगे आप बिना डॉक्टर के। अगर यहाँ अटेंशन के साथ बैठे तो ज़्यादा जिंदा रह पाएंगे, ठीक है। बाकी लोगों ने तो, नेताओं ने तो पैसा इकट्ठा करके अपने जीने की व्यवस्था कर ली है, आपको अपना देखना है, ठीक है, खुद का देख लीजिए। तो वीक सप्लाई चेन, ए सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ इंडियाज मिल्क स्टिल पासेस थ्रू अनऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स वेयर टेस्टिंग रिमेन्स लिमिटेड। जहाँ टेस्टिंग होती नहीं है, असंगठित क्षेत्र है। दूध लेके आते हैं जहाँ टैंकर के यहाँ, या जो भी कलेक्शन सेंटर होता है वो भी असंगठित है, उनके पास टेस्टिंग के प्रॉपर तरीके नहीं है। उनको लगता है दूध जैसा कोई लिक्विड दिख रहा है, दूध ही होगा, वो ले लेते हैं उसको। और जो टैंकर में मिलाता है सांचे वाला,
उसमें कितना परसेंट नकली है पता थोड़ी चलेगा। कोई 10% नकली बेच गया तो इनके पास भी कुछ वो थोड़ी है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी लैब हैं उनमें साइंटिस्ट को कुछ नहीं आता, तो फिर ये बेचारे ये तो गांव में काम करने वाले लोग होते हैं, इनको क्या पता होगा। ड्राइवर होते हैं उनके साथ जो होता, कोई एक्सपर्ट थोड़े हैं कि बहुत बड़े केमिस्ट हैं पता कर देंगे। So experts believe stronger procurement system, better cold chains and improved laboratory infrastructures can reduce opportunities for adulteration before processing. तो अगर ये करेंगे तो थोड़ा सा कुछ बेहतर कोल्ड चेन सुधरी प्रयोगशाला करेंगे तो फायदा होगा। सो क्रूड एडल्ट्रेशन एरा, ये कच्ची मिलावट का दौर था। एक आरंभिक मिलावट में तो पानी मिलाना होता था, मलाई निकाल लेते थे, पानी मिला देते थे। लेकिन अब देखिए, अर्ली मिल्क एडल्ट्रेशन मेनली इन्वॉल्व एडिंग वाटर और रिमूविंग क्रीम टू इंक्रीज प्रॉफिट्स विदाउट अट्रैक्टिंग इमीडिएट अटेंशन। फ्रॉडस्टर्स लेटर यूज्ड स्टार्च, वो मलाई वलाई भी अच्छी खासी दिखाते हैं, गाढ़ा गाढ़ा दूध देते हैं, शुगर, डिटर्जेंट्स, टेस्ट लाने के लिए थोड़ा थोड़ा मीठा दूध बना देते हैं ताकि वो ऐसा लगे कि नेचुरल मिठास है। कॉस्टिक सोडा एंड सिमिलर केमिकल्स टू रिस्टोर थिकनेस, उसकी गाढ़ापन बनाए रखने के लिए, स्वीटनेस बनाए रखने के लिए, फोम लाने के लिए और वैसा ही अपीयरेंस लाने के लिए। ठीक है, तो इंटरव्यू के जवाब बहुत अच्छे से दे पाएंगे आप लोग अगर इनको अच्छे से मेमोराइज करेंगे तो देखिए पारंपरिक तरीके तो खत्म हो गए। इंप्रूव्ड लेबोरेटरी टेस्टिंग, गवर्नमेंट सर्वेज एंड स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट ग्रेजुअली एक्सपोज मेनी ओल्डर एडल्ट्रेशन टेक्निक्स दैट वंस escaped routine inspections. So as detection became easier, ऑपरेटर्स इंक्रीजिंगली अबंडेंट सिंपल डाइल्यूशन, उन्होंने छोड़ दिया सिंपल डाइल्यूशन को, तो क्योंकि उनको मालूम है आसानी से पानी का पता लगा लेते हैं। एक मशीन आती है, वो डुबोते हैं, उसमें पता चल जाता पानी कितना है, तो उन्होंने तो मिलाना ही बंद कर दिया। एंड एडॉप्टेड मोर सोफिस्टिकेटेड कॉम्बिनेशंस, उन्होंने ज़्यादा अच्छे तरीके के मिश्रण जो, ताकि मशीनें भी ना पकड़ पाए। वैज्ञानिक मशीन है, बिल्कुल साइंटिफिक, नई जो मॉडर्न मशीन है वो भी टेस्ट नहीं कर पाएगी, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी। तो शिफ्ट टू रिफाइंड इंग्रेडिएंट्स। सो बिटवीन 2015 एंड 2022 एडल्ट्रेशन एंटर्ड ए ट्रांजिशनल फेज वेयर रिफाइंड पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, वे पाउडर, skimmed milk powder, glucose and maltodextrin। अब ये पूरा मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये सब मार्केट से खरीद के कोई नया धंधा भी शुरू कर सकता है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये खतरनाक है। रिप्लेस्ड ओल्डर केमिकल्स, द ऑब्जेक्टिव शिफ्टेड फ्रॉम मियरली इंक्रीजिंग वॉल्यूम टू क्लोजली रिप्रोड्यूसिंग जेन्युइन मिल्क टेस्ट, टेक्सचर एंड डेंसिटी। इसलिए तो यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ एथिक्स की तैयारी रखी है, क्योंकि उनको मालूम है एक बार यूपीएससी की फुल तैयारी कर ली और वो आईएएस बन गया, और अब अगर वो करप्शन पे उतर आया तो वो तो तबाही मचा देगा। ठीक है, क्योंकि वो तो इतना करप्शन कर सकता है, आम आदमी को तो आइडिया ही नहीं है कि इतनी तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। इसलिए उसमें साथ में एथिक्स का पेपर इंपॉर्टेंट है कि भाई ये करना नहीं है, ये तुमको पता तो चल गया लेकिन ये करना नहीं है। ठीक है, तो अभी तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो अब ये सिंथेटिक मिल्क 2.0। सिंस अराउंड 2024 एडल्ट्रेशन हैज प्रोग्रेस्ड इनटू ए फार मोर एडवांस स्टेज नोन एज सिंथेटिक मिल्क, और पूरा सिंथेटिक मिल्क बन गया वेयर केयरफुली बैलेंस्ड फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट्स इमिटेट जेन्युइन मिल्क विथ रिमार्केबल एक्यूरेसी। बिल्कुल एक्यूरेट होता है मिल्क जैसा, आप पता ही नहीं लगा सकते। सो मेनी रूटीन फील्ड टेस्ट आर नो लॉन्गर सफिशिएंट बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स रिजेंबल रियल मिल्क इन सेवरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसकी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल दूध जैसी होती है, तो आप पता ही नहीं लगा सकते। सो टेस्टिंग बिकम्स डिफिकल्ट। सो मॉडर्न एडल्ट्रेशन ऑफन रिक्वायर्स specialized laboratory equipment and advanced chemical analysis rather than simple field inspections. Experts say the challenge has shifted from
detecting obvious contaminants to identifying carefully engineered formulations that closely mimic authentic dairy products. तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, तो लार्ज स्केल चैलेंज है, तो बड़े पैमाने पर ये चुनौती मिली हुई है. ऑफिशियल टेस्टिंग कंटिन्यूज टू आइडेंटिफाई सब्सटेंशियल नंबर्स ऑफ सब स्टैंडर्ड मिल्क सैंपल डिस्पाइट इंप्रूवमेंट्स इन रेगुलेशन एंड सर्विलेंस. India also produces hundreds of million tons of milk annually. तो हम दूध उत्पादक हैं दुनिया के सबसे बड़े, तो कहीं इस वजह से तो नहीं है कि बाहर फैक्ट्री में बना रहे हैं. मिलियन टन्स ऑफ मिल्क एनुअली, मेकिंग कंसिस्टेंट क्वालिटी मॉनिटरिंग अक्रॉस सच ए वास्ट सप्लाई चेन एक्सट्रीमली डिमांडिंग. तो निगरानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहाँ कौन मिलावट कर रहा है. नहीं तो एक टैंकर में 10 बाल्टी भी मिला देगा, पता नहीं चलेगा ना. एक टैंकर में 10 बाल्टी से क्या फ़र्क पड़ना है, लेकिन सिंथेटिक तो चला गया, वो तो मिक्स हो गया. ठीक है ना. मुझे नहीं लगता है जिस तरह से लोग शराब पीते हैं, जिस तरह से दूसरी दुनिया में रहते हैं, जिस तरह से घंटों घंटों रील देखते रहते हैं, उनको होश पड़ता होगा और वो टेस्ट कर लेते होंगे. आपको हालात दिखते हैं मनुष्य के, अभी के जो लोग नौकरी कर रहे हैं, किन हालातों में नौकरी कर रहे हैं, क्या उनकी कंडीशंस हैं, क्या उनके शौक हैं, कितनी जल्दबाजी में है वो, क्या वो कोई टेस्ट कर पाते होंगे. उनको रील देखनी है, उनको आवारागर्दी करनी है, उनको शराब पीनी है, उनको बहुत सारी चीजें करनी है. अब ऐसे में टेस्ट भी करना है, और ये उनकी प्रायोरिटी भी होगी. कितने सारे लोगों की चिंता भी होगी कि बहुत सारे लोगों को जहर बांट रहे हैं. बहुत मुश्किल है. लोगों का अध्ययन कीजिए, उनकी साइकोलॉजी को पढ़िए, उनके हाव भाव को पढ़िए, उनके चलने के, उठने के, बैठने के, देखने के तरीकों को देखिए. फिर देखिए कि क्या वो ऐसा करते होंगे, क्या उनको इतनी समझ होगी, क्या उनको मशीन चलाना आती होगी, क्या वो ऐसी टेक्नोलॉजी की स्टडी करते हैं, या वो दूध, नकली दूध को पकड़ने के तरीके पकड़ते हैं कभी. अच्छा, उसको मौका मिलेगा आधा घंटा मोबाइल चलाने का, तो वो रील देखेगा या नकली दूध पकड़ने के तरीके समझेगा? कौन सा काम करना पसंद करेगा? जिसे नकली दूध पकड़ना है, जिसकी जिम्मेदारी है, क्या वो उसकी स्टडी कर रहा है? बहुत मुश्किल है. So food companies are expanding ingredient traceability, QR based tracking, certified laboratory testing, and tighter procurement to reduce contamination risk. So experts warn that organized chemical networks increasingly exploit gaps across sourcing. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी बता रहा था आपको, कि वो लोग तो ऐसा नहीं करते, लेकिन गैप्स तो बहुत ज्यादा है ना. दूध इकट्ठा करने, दूध के जो सोर्स हैं जहाँ से आप दूध लाते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, प्रोसेसिंग करते हो, पैकेजिंग करते हो और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो सोर्सिंग, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब में गैप कितना है? किसी भी स्टेज पे कुछ भी हो सकता है. और इन्हीं गैप्स का फायदा उठाते हैं एडल्ट्रेंट्स, इन्हीं गैप्स का फायदा उठाया जाता है. किसी को एक्सप्लॉइट करते हैं वो, और इंक्रीजिंगली कर रहे हैं. क्रिमिनल नेटवर्क क्या कर रहे हैं? इंक्रीजिंगली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इसको. किसको? गैप्स को. और ये गैप्स किस किस के बीच में है? सोर्स और ट्रांसपोर्ट के बीच, ट्रांसपोर्ट प्रोसेसिंग के बीच, प्रोसेसिंग पैकेजिंग के बीच, और पैकेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बीच. ये इंपॉर्टेंट चीज है. ये समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा. फूड एडल्ट्रेशन तो आप पढ़ते ही हैं, खाद्य पदार्थों में मिलावट. ड्रग एडल्ट्रेशन, दवाइयों में मिलावट. मिल्क एडल्ट्रेशन, दूध में मिलावट. तो कुल मिला के सभी जगह मिलावट है. तो देशभक्ति में भी मिलावट है. जो देशभक्त बनते हैं लोग, वो आपको विदेश भागते हुए दिखाई पड़ेंगे आने वाले समय में. यहाँ नहीं टिकेंगे. ठीक
ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिन्हें आज आप देशभक्त समझ रहे हैं और ऐसा समझ रहे हैं कि देश के भाग्य विधाता वही हैं, वो भाग जाएंगे देश छोड़ के, क्योंकि उन्होंने बहुत कबाड़ा कर दिया है। मिलावट है उनके उसमें, संस्कारों में भी और उनकी निष्ठा में भी और राष्ट्रभक्ति में भी। एडल्ट्रेशन इन पेट्रियोटिज्म, ठीक है। तो राष्ट्रभक्ति में भी मिलावट है। समरी, milk adulteration has steadily evolved from crude dilution into scientifically designed products that closely imitate genuine milk while remaining harder to detect. Protecting consumers now depends on stronger science. अब कंज्यूमर्स किस पे डिपेंड करेंगे? स्ट्रॉन्गर साइंस, और ज़्यादा साइंस होना चाहिए, कंटिन्यूस सर्विलांस होना चाहिए, बेटर सप्लाई ग्रीवांसेस होना चाहिए, एंड रेस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री प्रैक्टिस। ग्रीवांस जो गवर्नेंस तो बात समझ में आई, लेकिन मुझे लगता है कि कोई अगर शिकायत करना चाहे तो उसको पता कैसे चलेगा कि नकली है? शिकायत तो तब करेगा जब उसको ये पता चलेगा। ये तो ऊपर के लेवल पे ही करना पड़ेगा। सप्लाई करने से बाद, सप्लाई कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और आपने किसी के किचन में पहुंच गया, किचन में पहुंचने के बाद तो टेस्ट करने का कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है। वो तो पहले ही करना पड़ेगा। एंड इफेक्टिव एनफोर्समेंट, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो इसमें आई हैं। ये गांव प्रसिद्ध है सकवार, जो बड़ी जब्ती हुई थी डेयरी उत्पादों की, दूध और नकली दूध और मिलावटी डेयरी उत्पाद, घी और सब मिला था यहाँ से, सकवार। ये कुछ टर्म्स हैं, ये दोनों दृष्टिकोण हैं। ये प्रासंगिकता मध्य प्रदेश के हिसाब से देखें तो 12 असुरक्षित नमूनों में से मध्य प्रदेश से 2 थे, 12 में से 2 तो हमारे यहीं हैं। और ये प्रीलिम्स के हिसाब से विश्व का नंबर 1 उत्पादक 247.87 मीट्रिक टन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैसेज। मिलावट वैज्ञानिक, एडल्ट्रेशन हैज टर्न्ड साइंटिफिक, सो मस्ट आवर डिफेंस। तुम्हारा बचाव भी वैज्ञानिक होना चाहिए। अगर मिलावट वैज्ञानिक है तो बचाव भी वैज्ञानिक होना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। युआन वाले, चाइना का युआन क्या कर रहा है? इंटरनेशनल रिलेशन, ग्लोबल इकोनॉमी। युआन आधारित व्यापार, डॉलर निर्भरता में कमी व प्रतिबंधों की चुनौती। तो चाइना इज ल्यूरिंग द वर्ल्ड टू द युआन। चीन दुनिया को युआन की ओर खींच रहा है। ऑन एंड होबलिंग वेस्टर्न सैंक्शंस। तो आर्टिकल इसी पे टिका हुआ है। देखिए, जब भी किसी देश पर सैंक्शंस लगते हैं, प्रतिबंध लगते हैं, किसी भी देश पर प्रतिबंध लगते हैं, तो प्रतिबंध का मतलब यह है कि अब वो व्यापार जो करेगा, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेगा, वो डॉलर में नहीं कर पाएगा, खास करके क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शन लग गए। तो सैंक्शन लग गए हैं तो डॉलर में व्यापार नहीं हो पाएगा। जब डॉलर में व्यापार नहीं हो पाएगा और मान लीजिए उस देश के पास में 10 करोड़ की जनसंख्या है या इससे ज़्यादा है या कम है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए दवाइयों की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है,
कपड़ों की ज़रूरत है, दुनिया भर से व्यापार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके लोगों की ज़रूरत पूरी पूरी कैसे होगी, और फिर उस देश में जो कुछ भी बनता होगा उसे बाहर बेचना भी पड़ेगा। तो जब आपने प्रतिबंध लगा दिया तो फिर वो जिएगा कैसे? जैसे चाइना है, या हम कहें अभी का ईरान पे प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका ने, तो क्या ईरान में मार्केट में सामान खत्म हो गया? क्या वहाँ अमेरिका के जूते मिलना बंद हो गए थे? क्योंकि अमेरिका से तो लड़ाई चल रही है और उसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है 10 साल से या 5 साल से। तो फिर तो कोई चीज़ मिलनी नहीं चाहिए ना मार्केट में, लेकिन ईरान में तो सब कुछ मिल रहा है। दुनिया भर का कोई भी सामग्री ऐसी नहीं जो ईरान में ना मिलती हो। तो फिर ये आ कैसे रही है? करप्शन, करप्शन के माध्यम से, चाइना के माध्यम से। चाइना फैसिलिटेट करता है कि तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, तुम डॉलर में नहीं कर सकते, युआन में कर लेते। बताओ तुमको क्या चाहिए? जब पूरी दुनिया किसी को हड़का रही होती है, चाइना बहुत प्रेम से, इज्जत से बात करता है उससे। दुनिया जब इज्जत नहीं कर रही किसी की, चाइना जाता है और बताइए क्या दिक्कत है, मैं हूं ना, हम देख लेंगे। ऐसे चुपके से चाइना बढ़ रहा है। वो नहीं बोल रहा है कि मुझे विश्व की महाशक्ति बनना है, मुझे अमेरिका को पटकनी देनी है, मुझे डॉलर को मिटा देना है, मैं एक दिन नंबर 1 हो जाऊंगा, मैं एक दिन विश्व गुरु हो जाऊंगा। ये सब नहीं बोला उसने। उसने धीरे 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 अपने पांव पसारे। कहा, उसको लगा कि कहाँ, हम लोग तो बोलते हैं कि एक दिन हम डी-डॉलराइजेशन कर देंगे, रुपया जो है हम रिप्लेस कर देंगे और डॉलर को, तो वो डॉलर वाला सतर्क हो जाता है, आपको निपटा देता है, 200% लगा देता है आपके ऊपर। अब कर लो तुम अपना रुपया मजबूत। मौका ही नहीं छोड़ता वो। चाइना चैलेंज करता ही नहीं है, काम करता है, सीधा काम करता है। और वो काम क्या किया उसने? ये किया, आइए न्यूज है, द यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक्स रीस्टार्ट, ए WSJ रिपोर्ट shows a deeper shift, Iran and Russia increasingly settle oil and trade in yuan via China, sidestepping dollar based sanctions। तो डॉलर आधारित प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए उन्होंने ये किया। तो क्यों इंपॉर्टेंट था? करेंसी इज पावर, करेंसी बहुत जरूरी है। ट्रेड शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द डॉलर, यूएस sanctions lose bite and global finance fragments, a major theme for India's strategy and the world economy। भारत की रणनीति के लिए भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आइए पाठ्यक्रम में कहाँ कहाँ काम आएगा। तो GS 2nd, GS 3rd, प्रीलिम्स, ऐसे। तो इसका कोर आइडिया देखिए, चाइना इज एक्सपांडिंग युआन बेस्ड ट्रेड राउट्स दैट रिड्यूस डॉलर डिपेंडेंस एंड वीकन वेस्टर्न सैंक्शंस। Iran and Russia show how sanctions economies can use China's finance to keep oil sales and imports moving globally quietly। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा, क्वाइटली, बिल्कुल शांति से, चुपचाप। तो अमेरिका तो परेशान हो जाएगा। सैंक्शन लगाने के बाद तो और नुकसान हो गया, क्योंकि उससे तो युआन चल निकला, क्योंकि आपने सैंक्शन लगा दिया। पर वो तो अपना काम करेगा, है ना। इसीलिए कई राज्य जो है वो शराब पे प्रतिबंध नहीं लगाते, क्योंकि शराब तो बिकेगी और उससे जो इनकम हो रही है गवर्नमेंट को वो भी बंद हो जाएगी। तो उनके पीछे, जब शराब पे प्रतिबंध नहीं लगाते तो उसके पीछे लॉजिक उनका यही है कि शराब को बंद नहीं कर पाएंगे, वो ब्लैक में बिकेगी, नकली बिकेगी, जहरीली शराब बिक जाएगी और मुनाफा प्राइवेट आदमियों के हाथ में चला जाएगा। इसके बजाय मुनाफा और टैक्स जो है किसके पास आए? गवर्नमेंट के पास आए। इसलिए हम शराब बेचना चाहते हैं, लॉजिक तो यही है उनका, ठीक है। कि आदमी व्यवस्था कर लेता है अपनी ठीक है, वहां जाता है तो वो सब व्यवस्था कर लेता है। तो सैंक्शंस वार्निंग, प्रतिबंधों की चेतावनी। द व्हाइट हाउस रिस्टार्टेड न्यूक्लियर टॉक्स with Iran while watching a deeper financial shift already underway।
So Iran has learned to settle more oil trade through China using yuan routes that reduce exposure to dollar controls. तो डॉलर नियंत्रण से जोखिम घटाते हैं और युआन को एक मार्ग बना देते हैं. सो डॉलर पावर टेस्टेड. अब एक और चीज हुई, ये जो युद्ध हुआ है अभी ईरान का और इजराइल का, और तो एक तो जो ग्रेटर इजराइल वाली जो बात कर रहा था इजराइल, और बात करता था कि हम एक ग्रेटर इजराइल की तरफ जा रहे हैं. ग्रेटर इजराइल की जो बात करता था, क्या प्रॉब्लम है भाई? जैसे हम ग्रेटर इंडिया की बात करते हैं, वो ग्रेटर इजराइल की बात करता है. अब ये मामला खटाई में पड़ गया है. ईरान ने इजराइल को भी और यूएसए को भी अपनी औकात दिखा दी है. अब ना यूएसए भिड़ने की कोशिश करेगा, ना ही इजराइल भिड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि विनिंग सिचुएशन में ईरान है. और ईरान को ये पता चल चुका है कि मेरा जितना खराब हो सकता था उतना हो चुका है, इससे ज़्यादा खराब कुछ नहीं हो सकता. और पावर भी टेस्ट हो गई है, डॉलर की पावर भी टेस्ट हो गई है, और अमेरिका भी टेस्ट हो गया है कि केवल हथियारों के बल पे, और केवल आपके पास हथियार हैं, आपके पास सैनिक हैं, इसके बल पे आप किसी को दबा नहीं पाएंगे. तो अमेरिका इसी के बल पे सबको दबाता रहता था. ईरान ने पहली बार ये जता दिया है कि तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, तुम अपनी औकात में ही रहो. और ये उसने प्रूव करके बताया है, क्योंकि ईरान ने बिना सहयोग के पिछले 10 सालों से 15 सालों से बिना किसी सहयोग के प्रतिबंधों को झेलते हुए और सफलता प्राप्त की है. और उसने वो रास्ता खोज लिया है होर्मुज, कि पूरी दुनिया को घुटनों पे लाया जा सकता है ऑयल प्राइसेस के दम पे. और ये जो चीज हुई है अभी इन दिनों में, इससे इजराइल को और अमेरिका को अपनी हैसियत का पूरा पता चल चुका है कि अब वो किसी को डराने से पहले 10 बार सोचेंगे. और कोई देश डरने से पहले भी 10 बार सोचेगा कि डरना कि नहीं, डरना भी है कि नहीं. ठीक है. और अभी तो मैदान में तो युद्ध हुआ नहीं, अभी तो देश के अंदर तो सड़कों पे तो घुसे नहीं थे ना सैनिक, नहीं तो और बुरी हालत से गुजरते. तो वो सोच रहे थे कि ऐसा ही करके हम ऐसा कर लेंगे. और एक और मैसेज गया है कि पूरे अरब कंट्रीज जितने भी थे, पहले अमेरिका के दम पे कूद रहे थे, और खास करके यूएई तो पूरा दुश्मन ही है ईरान का. अब उन सबको भी समझ में आ गई कि हमारी सुरक्षा भी किराए के भाड़े के सैनिकों से संभव नहीं है. किराए की टेक्नोलॉजी, किराए की सेना, किराए के हथियार उतनी सुरक्षा कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो पलट करके मारेगा. तो उनकी भी मजबूरी है कि वो ईरान से दोस्ती बना के रखें. तो बहुत सारे भ्रम टूटे हैं, और ये मैं मानता हूं कि अच्छा हुआ कि ये सब अभी टूट गए. 10 साल बाद टूटते तो 10 साल तक और आतंक चलता इन सब का, ईरान, इजराइल का और अमेरिका का. इनका आतंक और ज़्यादा चलता. ये अभी टूट गए और ख़त्म हो गया. लेकिन अब ईरान जो है वो एक उद्दंड राष्ट्र है. अब ईरान उतना सभ्य और अनुशासित राष्ट्र के रूप में आपको अब दिखाई नहीं पड़ेगा. अब वो जो बागी हो जाता है कि जैसे घर पे किसी की पिटाई कर दी और अब घर से निकल गया वो, तो अब वो क्या करता है वो ही जानता है. ठीक है. क्योंकि वो चैलेंज दे के गया है कि अब देख लेना, तुमने कर दिया, तुमने जो करना था, अब मुझे भी देख लो, मुझे जो करना है मैं कर लूँगा. तो अब आपके लिए हमेशा के लिए वो पूरी दुनिया के लिए एक उद्दंड राष्ट्र के रूप में, न कि एक अनुशासित देश के रूप में. इसलिए आप जितनी नेगोशिएशन की बात करोगे वो मानता नहीं. अभी बोल रहे हैं कि यहाँ मिलेंगे, बोलते नहीं नहीं मिलना है. अभी बोलते हैं नहीं ये ऐसा हो गया हमारा, बोले नहीं ये कुछ नहीं हुआ, तुम फालतू बात कर रहे हो.
तो ट्रंप की स्टाइल में जवाब दे रहा है। ट्रंप को ये बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी कि मेरे जैसा भी कोई जवाब दे सकता है, ठीक है ना। उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, उसको लगा सब अनुशासित है, मैं ही पागल हूं, तो पागलपन करने का अधिकार सिर्फ मुझे है, कोई और भी पागल हो सकता है, ठीक है। तो ईरान फाइंड्स वर्क अराउंड्स, ईरान के वैकल्पिक रास्ते। तो ईरान यूजेज युआन earned from oil sales to buy Chinese exports, industrial goods and services. As per experts, parts of this network involve intermediaries that help trade continue while avoiding direct dollar settlement. तो सीधा डॉलर सेटलमेंट से बचना चाहेगा तो चाइना बिल्ड्स चैनल्स। चाइना's CLIPS payment system gives foreign banks another route for cross-border yuan transactions. Its growth became more important after Russia faced sanctions and shifted much more trade into China's currency. तो चीन का जो CIPS है, आज पढ़ लीजिएगा, चीन का CIPS वो स्विफ्ट का ऑल्टरनेट है। अमेरिका का है स्विफ्ट सिस्टम, चाइना का है CIPS। तो लेन देन का ये रास्ता करवाता है। तो रशिया बोस युआन, रशिया भी ने युआन को बढ़ाया क्योंकि वो डॉलर के अगेंस्ट है एकदम। रशिया तो खुल करके है ना दुश्मनी, तो उसने युआन को बढ़ाया। सो रशियाज टर्न टुवर्ड द युआन शोड अदर सैंक्शन कंट्रीज दैट चाइनीज फिनेंस कुड प्रोवाइड प्रैक्टिकल शेल्टर। द युआन शेयर ऑफ चाइनाज ऑन क्रॉस बॉर्डर सैंक्शंस ऑल्सो रोज शार्पली, शोइंग रियल यूजेस बियॉन्ड सिंबॉलिज्म। ये युआन जो है कोई सांकेतिक मुद्रा नहीं है, ये बकायदा सिंबॉलिक नहीं है, बल्कि सिंबॉलिक करेंसी ना होकर के रियल करेंसी है। इसमें सामान मिलता है, इससे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इससे इंपोर्ट कर सकते हैं। सो लिमिट्स स्टिल रिमेन, सीमाएं तो अभी भी हैं। चाइना इज नॉट रेडी टू मेक द युआन ए फुल डॉलर रिप्लेसमेंट वर्ल्ड वाइड। वो नहीं मानता ऐसा कि मैं पूरी तरह से बस डॉलर को रिप्लेस कर दूंगा। Tight capital controls and managed currency still limit broader international trust, even while selected corridors keep expanding. So Washington pushes back. तो क्या बोला वॉशिंगटन? The United States has sanctioned companies, tankers, and financial networks linked to Iranian oil exports. उसने सबको सैंक्शन कर दिया था। These measures still raise Iran's cost, but they no longer fully stop trade when yuan channels remain available. तो युआन का चैनल तो ईरान के पास भी है। तो लॉन्ग चाइनीज प्लान, देखो चाइना को एकदम से अभी अमेरिका से आगे नहीं होना है, वो बड़ा संतुष्ट है, धीरे 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 बढ़ रहा है वो, और वो आगे आ जाएगा अमेरिका से, क्योंकि उसकी योजना बड़ी लॉन्ग टर्म है। सो चाइना स्टार्टेड रिड्यूसिंग डॉलर डिपेंडेंस आफ्टर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस एक्सपोज्ड रिस्क इन वेस्टर्न फाइनेंस। चाइना ने 2008 में ही जो सब प्राइम क्राइसिस आया था उसी समय समझ लिया कि डॉलर ज्यादा दिन नहीं चलेगा दुनिया में, क्योंकि सब प्राइम क्राइसिस में डॉलर की हालत खराब हो गई थी। और फिर उसको बचाए रखने के लिए ओबामा ने अमीर लोगों के लोन माफ कर दिए थे, बहुत सारे अमीरों के लोन माफ कर दिए थे ओबामा ने, और उन सब की भरपाई आम आदमी के टैक्स से की गई थी। वही डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स है ना, और प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ लॉसेस, यस वही कर दिया था। तो देखिए, तो करेंसी स्वैप्स डील्स, युआन लोन्स, oil contracts and payment networks gradually became tools for building financial independence. Iran-China oil trade. Iran and China depend only trading after renewed US sanctions hit Tehran's export heavily. As per industry sources, shell companies, private refiners, and shadow shipping arrangements helped keep discounted Iranian oil moving. लाल सागर का प्रमाण एविडेंस हमारे सामने है।
द युआन्स रोल अपीयर्ड इन शिपिंग एंड एनर्जी केसेस लिंक्ड टू रेड सी डिस्ट्रप्शन। तो पढ़िएगा, व्हाट इज रेड सी डिस्ट्रप्शन। सम ट्रेडर्स यूज्ड युआन अकाउंट्स, चाइनीज इंटरमीडियरीज एंड नॉन डॉलर पेमेंट्स टू मैनेज रिस्क व्हेन सैंक्शंस प्रेशर इंक्रीज। जब भी ऐसा सैंक्शन आता है तो वो डॉलर के बजाय वो युआन को यूज कर सकते हैं। तो डिजिटल युआन राउट एक और तरीका है, डिजिटल युआन। सो चाइना इज प्रमोटिंग एम्ब्रीज एज ए blockchain based platform for central bank digital currency payments. The system could help participating countries settle trade directly while giving China another path to internationalize the yuan. डिजिटल युआन कर दिया उसने, CBDC वहाँ का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, डिजिटल युआन। जैसे हमारे यहाँ डिजिटल रुपी है वैसे डिजिटल युआन, तो उसको काम में ले लेते हैं। तो फाइनली देखिए, China is not replacing the dollar overnight, but it is building credible alternatives around it that gradual shift weakness sanctions enforcement and makes global finance more fragmented, especially for countries already under pressure. किसका प्रेशर है? अमेरिका का। ठीक है, सैंक्शंस लगे हुए हैं लेकिन काम तो चलेगा। ठीक है, घरों में अगर पिताजी सजा दें कि आज इसको खाना मत देना, फिर भी खाना मिलता है कि नहीं? माँ देती है ना, बहन देती है, छोटा भाई देता है, माँ दे देती है, कोई न कोई खाना दे देता है। जबकि सैंक्शन लग गए थे कि आज खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, जेल में कितने सारे सैंक्शन होते हैं। जेल में तो बहुत सारे प्रतिबंध है, लेकिन जेल में मोबाइल भी मिल जाता है, जेल में सिम कार्ड भी मिल जाता है, सब मिल जाता है। होटल का खाना मिल जाता है। कौन ला के देते हैं? चाइना। पूरी दुनिया के लिए जहाँ पे भी सैंक्शन लगे हैं, चाइना फैसिलिटेटर है, चाइना मददगार है, वो भला करता है। ठीक है तो ये कुछ नाम हैं, शब्द हैं, तो पढ़िएगा इसको। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, तकनीकी अवधारणाएं। वेरीफाइड फैक्ट्स तो देख लीजिएगा, दो पर्सपेक्टिव हैं। ठीक है, और ये प्रीलिम्स के लिए कुछ, ये मुख्य परीक्षा के लिए, और ये है एक मुद्रा का राज नहीं भाई, कई तंत्रों का सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस। चलो तो आज सीलियक डिजीज के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। सीलियक डिजीज, तो इसमें ग्लूटीन फ्री, नो ग्लूटीन, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, नो हाई फ्रक्टोज, नो डेयरी प्रोडक्ट्स, नो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, ये सब रखना पड़ते हैं, अदरवाइज सीलियक डिजीज बड़ी खतरनाक है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, इसको सीलियक, कोलियक भी बोल सकते हैं, लेकिन सीलियक बोलना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जैसे वो सिलेंट्रेटा को कोइलेंट्रेटा बोलते हैं, वैसा है। कॉन्वेंट स्कूल में इसको कोइलिक बोलेंगे, लेकिन मैं आपको सीलियक। ठीक है, थोड़ा कॉन्वेंट की इंग्लिश अलग होती है। तो ये ट्रिगर करता है ग्लूटीन को, प्रोटीन प्रेजेंट इन व्हीट, बार्ले एंड राई को। तो कैसे काम करता है? इम्यून सिस्टम अटैक्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइनल विलाई है, उंगली, इंटेस्टाइन में उंगली जैसी संरचनाएं होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड विलाई, उनको विलाय कहा जाता है। उन पे ये क्या होता है कि इसके अटैक के बाद में इम्पेयर्ड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, तो मेल एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अवशोषण नहीं हो पाता। फूड का जो डाइजेस्टेड फूड का जो अवशोषण होना चाहिए इंटेस्टाइन में, वो नहीं हो पाता। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, ग्लोबल प्रिवेलेंस अप्रोक्सीमेटली 1%, 1% लोगों में, 100 पे 1 लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। 100 में से 1 आदमी को ग्लूटीन से एलर्जी है।
तो उसको गेहूं और ज्वार बाजरा सब मना कर देते हैं, तुम ग्लूटेन खाओ ही नहीं। तो भारत में देखें तो सिमिलर प्रिवेलेंस है, मेनी केसेस रिमेन अनडायग्नोस्ड, पता ही नहीं है उनको, लोगों को कि उनको ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए उनको क्रॉनिक डायरिया होता रहता है, एब्डोमिनल पेन होता रहता है, ब्लॉटिंग, वॉमिटिंग, वेट लॉस, पुअर ग्रोथ, फटीग, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये सब प्रॉब्लम रहती है। इसलिए कई बार बोलते हैं ये खाता तो है खाना लेकिन इसको लगता नहीं है, ये बीमार ही रहता है। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, ग्लूटेन, सीलियक डिजीज। तो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन में देखें तो स्किन पे रेशेस आ जाते हैं, डर्मेटाइटिस, हर्पेटिफॉर्मिस, ब्रेन फॉग, माइग्रेन, एनीमिया, बोन डिसऑर्डर बने रहते हैं। पता चलाने के लिए यह है कि ब्लड टेस्ट होता है कि सीलियक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का, तो आप ब्लड टेस्ट कराइए, उसमें अगर सीलियक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ मिलती हैं तो इसका मतलब है कि आपको सीलियक डिजीज़ है। कंफर्मेशन इससे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बायोप्सी होती है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब से सबसे अच्छा टेस्ट होता है उसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है, यानी कि 100% आपको जो पक्का जो कंफर्मेशन होगा वो इसी से आएगा, गोल्ड स्टैंडर्ड से। तो ट्रीटमेंट क्या होता है, ओनली प्रूवन ट्रीटमेंट, स्ट्रिक्ट लाइफ लॉन्ग ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी पड़ती है। ग्लूटेन खाना ही नहीं है पूरी जिंदगी, फूट और व्हीट, बार्ले, राई, ये सब अवॉइड करना पड़ेंगे। तो नेचुरली ग्लूटेन फ्री फूड्स लाइक राइस, मेज, मिलेट्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन्हीं पे काम चलाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट, इवन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ग्लूटेन और क्रॉस कंटामिनेशन कैन ट्रिगर डिजीज, थोड़ी सी मात्रा भी जो है वो हालत खराब कर देगी। तो साइकोलॉजिकल एंड पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट ये है कि एक तो एंजाइटी बनी रहती है, डिप्रेशन बना रहता है, सोशल आइसोलेशन हो जाता है, फूड फटीग हो जाता है और रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। चुनौतियां देखिए, रीडिंग फूड लेवल्स, ये मुश्किल हो जाता है क्योंकि सब लोगों को फूड लेवल्स कि इसमें व्हीट है कि नहीं है, इसमें ग्लूटेन है कि नहीं, या ग्लूटेन फ्री है नहीं है। फिर ईटिंग आउटसाइड होम, घर से बाहर जाते हैं तो खाने में दिक्कत आती है। ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस, एक्सपेंसिव ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स एंड पुअर पब्लिक अवेयरनेस, सबसे बड़ा तो यही है, पब्लिक अवेयरनेस नहीं है। तो एक देखिए, गट ब्रेन एक्सिस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कैन वर्सन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, इसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। तो हम क्या खाते हैं वैसा ही हमारा ब्रेन होता है। तो बहुत पहले लिख दिया गया ना, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, ठीक है। तो अन्न से मन का सीधा रिलेशन है, यानी कि माइंड का, ब्रेन का, ठीक है। तो सीलियक डिजीज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। आ रहा है समझ में? विजुअल डी। तो नासा का परसिवरेंस रोवर जो है वो एंशिएंट लाइफ ढूंढना चाहता है। आइए, क्या खोजा है इसने? परसिवरेंस रोवर के बारे में देख लीजिए। ये जेजेरो क्रेटर पे पहुंच गए, मार्स के जेजेरो क्रेटर, गड्ढा है जेजेरो क्रेटर, और साइंस एडवांसेस ने पब्लिश किया है इस स्टडी को। यहां इसने दिया है, देखा है डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कार्बन, एक मैक्रोमोलिकुलर कार्बन देखा है मार्शियन रॉक सरफेस पे। कार्बन की उपस्थिति इंगित तो करती है, ये तो बताती है कि यहाँ कभी जीवन होगा, लेकिन गारंटी नहीं है, ध्यान रखिए। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिटेक्टेड इन जेजेरो क्रेटर, so suggests organic material are more widespread on Mars than previously believed। पहले भी यही
बताया गया था कि कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसका नाम रखा है इंस्ट्रूमेंट का शेरलॉक होम्स की कहानियाँ सुनी है आपने, तो वही डिटेक्टिव जो थे। तो शेरलॉक का फुल फॉर्म देखिए, स्कैनिंग हैबिटेबल एनवायरमेंट्स विथ रैमन एंड ल्यूमिनेसेंस फॉर ऑर्गेनिक्स एंड केमिकल्स। तो ये पता करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, मिनरल्स को, पॉसिबल बायो सिग्नेचर्स को। अगर जीवन कभी उपस्थित हुआ है तो उसका वैज्ञानिक टर्म है बायो सिग्नेचर, यानी जीवन के हस्ताक्षर। वहां पर जीवन के हस्ताक्षर मौजूद हैं, बायो सिग्नेचर। तो ऑर्गेनिक मैटर मिला है, मैक्रो मॉलिक्यूलर कार्बन जो कॉम्प्लेक्स है, स्टेबल फॉर्म है ऑर्गेनिक कार्बन का, और ये फाइन ग्रेन्ड मड स्टोन के रूप में मिला है। लोकेशन है एंशिएंट रिवर वैली इनसाइड जेजेरो क्रेटर। ऐसा माना जाता है कि नेरेत्वा वैलीज चैनल है वहाँ पर, जो कभी नदी रही होगी, तो वहाँ पर ये मिला है। तो हमारे यहाँ पे भी जो फॉसिल्स मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? रिवर वैली। नियंडर वैली में नियंडरथल मिला था, नर्मदा वैली में नर्मदा मैन मिला था, तो वहाँ पे भी रिवर वैली में मिला है मैक्रोमोलिक्यूल। सो एसोसिएटेड मिनरल्स हैं इसके साथ साथ कार्बोनेट्स, सल्फेट्स। और इम्पॉर्टेंट ये है ये कि इंडिकेट्स मटेरियल वेयर लाइकली प्रिजर्व्ड बाय एंशिएंट वाटर ड्रिवन प्रोसेसेस बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। तो व्हाई दिस डिस्कवरी इज इंपॉर्टेंट? supports the possibility that Mars once had habitable conditions। एक तो ये कार्बन ये प्रूव करता है किसी समय में रहने लायक जगह रही होगी। Demonstrates that complex organic carbon can survive Mars harsh conditions for billion of years। करोड़ों सालों से ऐसी बेकार जो हार्श कंडीशन बनी हुई है उसमें भी ये सर्वाइव कर गया। Strengthens the field of astrobiology। जैसे एस्ट्रोनॉमी और पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी मतलब ज्योतिर्विज्ञान, एंड एस्ट्रोबायोलॉजी तो ये अंतरिक्ष से संबंधित बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। स्टडी ऑफ लाइफ बियॉन्ड अर्थ, बायो सिग्नेचर्स। तो जो याद रखने लायक है वो जेजेरो क्रेटर है। परसिवरेंस रोवर अभी जो गया है वो जेजेरो में गया है। इससे पहले क्यूरियोसिटी जो गया था वो गैल क्रेटर में। और शेरलॉक ने डिटेक्ट किया यहाँ पे ऑर्गेनिक्स एंड मिनरल्स। सो ऑर्गेनिक मैटर अलोन डज नॉट कंफर्म एंशिएंट लाइफ, बट सम अमाउंट ऑफ बायो सिग्नेचर्स। ठीक है। चलिए, हम्बर्ग सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो हम्बर्ग है जर्मनी में। ये बीईआरजी जो बीईआरजी लगता है ना, बीयूआरजी, तो ये वहीं लगता है जर्मनी में। ठीक है। बर्ग वर्ड जो है ज़्यादातर जर्मनी में मिलेगा आपको। ठीक है। हमारे यहाँ लगाते हैं ना रामपुर, श्यामपुर, वैसे पुर लगता है लास्ट में, वैसे यहाँ लगता है बर्ग, BURG। तो UN SDG इंडेक्स में भारत का परफॉर्मेंस देखिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क निकालता है और प्रोग्रेस टुवर्ड्स 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो भारत की रैंक 1994 आई है इस बार 167 देशों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, जो पहले कहाँ थी? पिछली बार 99 थी 2025 में। तो 5 स्थान सुधर गए हैं हमारे, सुधार हुआ है।
स्कोर हमारा आया 100 में से 68.3%। तो हाईएस्ट एवर रैंक सिंस एसडीजी वेर एडॉप्टेड। तो 2015 के बाद से हम लोगों ने पहली बार, और 2015 से 26 में हमने 18 स्थानों का सुधार किया। ठीक है, तो काफ़ी सुधरी हुई स्थिति है। तो 7 एसडीजी जो हमारे लिए बड़े चैलेंज हैं वो है ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जेंडर इक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज़, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। तो ये चैलेंजेस हैं 6, 7, 8, 9, 12, 17। तो 2030 के हिसाब से हम जो बात करते हैं वो 33.3% टारगेट्स ऑन ट्रैक, 42.7% प्रोग्रेसिंग स्लोली एंड 24% वर्सेनिंग। तो एसडीजी 2 देखिए, ज़ीरो हंगर, सो ओनली सीरियल यील्ड इज ऑन ट्रैक। केवल अनाज का उत्पादन है वो हमारे ट्रैक पर है, बाकी अंडर नोरिशमेंट 12% है जो स्टैग्नेटिंग है, चाइल्ड स्टंटिंग डिक्लाइनिंग बट स्टिल हाई, चाइल्ड वेस्टिंग एमंग द हाईएस्ट ग्लोबली, दुनिया में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है हमारी, एंड एडल्ट ओबेसिटी इंक्रीजिंग। तो बड़े लोग जो हैं वो मोटे हो रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इंडियाज मेजर न्यूट्रिशन चैलेंज है स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडर नोरिशमेंट, राइजिंग ओबेसिटी। ये डबल बर्डन है मेल न्यूट्रिशन का, क्योंकि एक तो इधर है नहीं और एक तो इसको ज़्यादा खाना है। ठीक है, तो डबल है। ये कम खाना शुरू कर दे तो ये हेल्दी हो जाएगा, और इसको मिल जाएगा तो 2 वाले तो सुधर जाएंगे, 2 कम हो जाएंगे। पर ये मुश्किल है, जिसके पास पैसा है वो खाएगा ही। तो एसडीजी 3 हेल्थ, तो राइजिंग डेथ्स ड्यू टू, वो मर भी रहा है तो भी बोलेगा तुम्हारे बाप का थोड़ी खा रहे हैं, तो ठीक है मरो फिर। ठीक है, खाओगे तो मरोगे। किससे मरेंगे? डायबिटीज से, हाइपरटेंशन से, मोटापे के साथ ढेरों बीमारियां हैं। तो हेल्थ वाले मामले में देखिए, राइजिंग डेथ्स ड्यू टू एयर पोल्यूशन, ये बड़ा खतरनाक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, क्रोनिक लंग डिजीजेस। एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन, ये भी बड़ी खतरनाक चीज़ है। पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भारत में देखिए 2.21 टन पर पर्सन है 2023 की स्थिति में। एसडीजी 16 गवर्नेंस जो है वो चैलेंज है, क्योंकि करप्शन बहुत है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो प्रेस में फ्रीडम में बहुत बुरी स्थिति है। ठीक है, चारों पढ़ लीजिए, कौन सा करेक्ट नहीं है। सी, so government to launch e-सुश्रुत at clinic at आरोग्य एंड आरोग्य सेतु 2.0। आइए, क्या है ये, सरकार क्या कर रही है न्यूज़ में? इसलिए कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया ई-सुश्रुत एट क्लिनिक, लाइट हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इसमें क्या करेंगे? आरोग्य सेतु 2.0 सिटीजन सेंट्रिक डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म, जो काम आया था वैक्सीन के टाइम। और इसका उद्देश्य है प्रमोट डिजिटलाइजेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, सपोर्ट स्मॉल क्लिनिक्स विद अफोर्डेबल HMIS, और स्ट्रेंथन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इकोसिस्टम। ठीक है, तो डिजिटल हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर, ABDM, हेल्थ गवर्नेंस। और मैंने आपको बताया था कि आयुष्मान भारत के आने के बाद थोड़ा सा डॉक्टरों के लिए ऑपरेशन करना आसान हो गया है, पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, पहले मिलते नहीं थे। तो उस वाले को याद रखिएगा, वो बड़ा पॉपुलर हो रहा है, डॉक्टर ही पसंद कर रहे हैं, डॉक्टर ही फैला रहे हैं कि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आदमी बोल रहा है। ठीक है, वो खुद ही अपने ग्रुप में फैला रहे हैं, क्योंकि शपथ तो सभी ने ली थी लोगों का भला करने की। सो डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDEC ने बनाया है, और इसका उद्देश्य है डिजिटल सॉल्यूशन फॉर स्मॉल आउट पेशेंट क्लिनिक्स एंड PSC सब सेंटर्स और प्राइवेट क्लिनिक्स। तो क्या लक्षण है इसके, महत्वपूर्ण विशेषताएं इसकी, इस ऐप की? ई-सुश्रुत एट क्लिनिक, क्लाउड बेस्ड लाइट वेट HMIS, ये
पेशेंट रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, इसमें बिलिंग एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट हो पाएगा, इजी टू यूज इंटरफेस है और एक्सेसिबल फ्रॉम एनी डिवाइस, और मिनिमल टेक्निकल एक्सपर्टीज की ज़रूरत है इसमें। तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देखिए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA प्लस सीडेक दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इसको। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस और अपग्रेड का काम सीडेक किया करेगा। 800 से ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ ऑन बोर्ड इसके इस पे मिल जाएगी। 680 से ज़्यादा हेल्थ रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। ई-सुश्रुत ऑलरेडी डिप्लॉयड इन 15 प्लस एम्स एंड सेवरल स्टेट्स हॉस्पिटल्स। तो 15 से ज़्यादा एम्स में और स्टेट हॉस्पिटल में ऑलरेडी ई-सुश्रुत आ चुका है। महत्व देखिए, अफोर्डेबल डिजिटाइजेशन, better patient record management, reduced paperwork and errors, and improved efficiency of primary health care। आरोग्य सेतु 2.0 देखिए, ये पूरा ही ट्रांसफॉर्म कर दिया था कोविड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु, जिससे पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड प्लेटफॉर्म बना था। इसके महत्वपूर्ण विशेषताएं थी डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड्स, पर्सनल हेल्थ डैशबोर्ड, हेल्थ रिमाइंडर्स एंड गोल ट्रैकिंग एंड वेरिएबल डिवाइस इंटीग्रेशन उसके साथ जोड़ दिया था। PM जय वॉलेट और ई रक्त कोष, ब्लड अवेलेबिलिटी, एम्बुलेंस एक्सेस, मेडिसिन शेड्यूल मैनेजमेंट एंड सर्च इम्पेनल्ड PM जय हॉस्पिटल। तो इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं सुझाव देना चाहूँगा, इसमें जो ऐड करने लायक जो खास चीज़ है वो है एक तो ब्लड ग्रुप, क्योंकि जब एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वो व्यक्ति बताने की स्थिति में नहीं होता है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है। तत्काल अगर आपको ब्लड चढ़ाना है तो पहले आपको ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाना पड़ेगा, तब फिर आप ब्लड चढ़ा पाएंगे। एक दूसरी जो चीज़ है वो इसमें ऐड होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कोमॉर्बिडिटी, यानी कि उसको कौन कौन सी बीमारियां पहले से खास करके है। क्योंकि मैंने देखा था कि एक शुगर के पेशेंट को ग्लूकोज नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन उसको ग्लूकोज चढ़ा दिया था तो उससे ही मर गया, क्योंकि यही नहीं बताया था डॉक्टर को कि ये शुगर का पेशेंट है। ऐसे ही अस्थमा का पेशेंट है तो उसके साथ क्या ट्रीट होना चाहिए, तो पहले से ही पता होना चाहिए कि उसको कौन सी बीमारियां हैं, 2 या 3 जो भी प्रमुख बीमारियां हैं, वो अगर पहले से पता हो तो इस देश में बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है। क्योंकि वो बेहोश हो जाते हैं तो वो बताने की स्थिति में नहीं होते हैं। कोविड में तो बहुत सारे लोग इसीलिए मारे गए, कोमॉर्बिड थे वो, क्योंकि उनकी दवाइयाँ घर पे रह गई, अंदर पेशेंट के घर वाले को किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, और नर्सेज जो है वो बात ही नहीं करने देते थे और कोई उनसे मिल ही नहीं सकता था। तो उसकी जो दवाइयाँ घर पे छूट गई, अगर वो उसके पास पहुंचा देते तो 50% ही डेथ होती, क्योंकि वो दवाइयाँ छूट गई और 8 दिन हो गए उसको हॉस्पिटल में और वो बिना दवाई के रह नहीं सकता, और उन्होंने उसको खिला दिया वहाँ का खाना। बिस्किट आए थे पैकेट ग्लूकोज के मीठे मीठे, तो वो बिस्किट खिला दिए उसको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की दवाई घर पे, उसकी 600 शुगर रहती है अगर वो दवाई नहीं खाता है तो। अब वो कोरोना से नहीं मरा, जब उसकी शुगर बिस्किट विस्किट खाने से, मीठा दूध पिला दिया या मीठी चाय पिला दी, और अब जब वो लेटा तो उसके ऑर्गन फेल कर गए, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत एकदम चरम लेवल पे पहुंच गई, और ऐसा 8 दिन तक होता रहा उसके साथ, तो वो मर गया। वो कोरोना से नहीं मरा, कोमॉर्बिडिटी से मर गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है, ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए ताकि जब कोई कंप्यूटर ऑन करे तो उसको उसकी बीमारियां तो दिखे, उसकी बीमारियां दिख जाए उसको। ठीक है, सारे टेस्ट तो लगाने नहीं बैठते ना लोग, तो कुछ तो चीज़ें पहले से बतानी पड़ती है डॉक्टर को कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तब वो उस हिसाब से दवाई लिखता है, उस हिसाब से इलाज करता है। ठीक है, या फिर घर वाला कोई बताने वाला हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हालांकि इसके दुरुपयोग हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर इसका फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन मैं फिर भी मरीज के हित में मैं इसका करूँगा कि ये ठीक है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन इसको फिर कंप्लीट करो। अब मैं इतना पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था ये भी आएगा, ये नहीं आता कई बार। पोटेंशियल बेनिफिट्स,
Strengthen DPI, digital public infrastructure, improves continuity of care, better health data integration, enhances healthcare accessibility and supports universal health coverage और reduces administrative burden of on clinic. ठीक है, तो क्या क्या चुनौतियां हैं? डिजिटल लिटरेसी गैप देखने को मिलेगा, डेटा प्रिवेसी और साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम दिखेगी, रूरल इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम दिखेगी, इंटर ऑपरेबिलिटी अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, एडॉप्शन बाय स्मॉल प्राइवेट क्लिनिक्स। तो सरकार क्या करे? स्ट्रेंथन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज। दूसरा, एंश्योर रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। डेटा प्रोटेक्शन बहुत जरूरी, मैं इसी की चिंता बता रहा था आपको। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स एंड इंटीग्रेट विद एबीडीएम इकोसिस्टम। एनकरेज पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। तो गवर्नेंस लिंकेजेस देखिएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जिसका दुरुपयोग हुआ लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, डिजिटल इंडिया मिशन, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये मेंस का एक अच्छा क्वेश्चन आप इससे लिख सकते हैं। कुकीज़ो काउंसिल। तो रिसेंटली कुकीज़ो काउंसिल एडमिटेड 6 नागा सिविलियंस वर किल्ड बाय कुकीज। उन्हें कहा कि कुकीज ने जो है 6 नागा सिविलियंस को मार डाला है। तो क्या है ये? सो एपेक्स सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ कुकी एंड जो, ये जोमी जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ये 2024 में बनी थी कुकी जो काउंसिल, और इसमें है प्रेसिडेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वेरियस कुकी जो ट्राइब्स एंड इन पीस, यानी कि ट्रेडिशनल गवर्निंग काउंसिल के। फिर देखिए इंट्रा सर्कल रोमिंग। तो एक तो इंटर सर्कल होता है, एक इंट्रा सर्कल होता है। तो एक ही सर्कल के अंदर ही बहुत सारे रोमिंग हो जाए। अभी हमारा रोमिंग हम क्या मानते हैं? इंटरस्टेट मानते हैं कि अगर हम मध्य प्रदेश की सीम है और अगर हम उत्तर प्रदेश चले गए तो इंटरस्टेट रोमिंग यानी कि नेशनल रोमिंग में चले जाएंगे। लेकिन मान लीजिए हम यहीं पर हैं और यहीं कोई डिजास्टर आ गया और टावर गिर गया और हम लोग वोडाफोन यूज़ कर रहे थे या हम लोग आइडिया यूज़ कर रहे थे, अब आजकल तो वो दूसरा हो गया, तो उसको यूज़ कर रहे थे। तो ऐसे में एयरटेल का अगर सिग्नल अवेलेबल है उसी जगह पर, क्योंकि उसका टावर खड़ा हुआ है, तो अपने आप हमारा जो है डेटा या हमारी जो कॉल है वो उसके माध्यम से आ जाए, हमको उसका नेटवर्क मिलने लग जाए। तो ये शुरुआत की है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एक्टिवेट्स इंट्रा सर्कल रोमिंग इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एमिड हैवी रेनफॉल रिसेंटली। क्योंकि हैवी रेनफॉल है तो कोई भी टावर बंद हो जाएगा तो कम से कम दूसरा एट ए टाइम। So it is a telecom arrangement where a mobile subscriber connects to another operator's network within the same region. तो उद्देश्य इसका है to access mobile services even if their own operator has no coverage that specific area because of disaster. ठीक है, क्योंकि वो गिर गया। So significance देखिए, it plays a critical role during natural disasters when mobile infrastructure is damaged. तो ICR नेटवर्क ये जो है इसको करने के लिए क्या तरीका है? सो कीप ऑटोमेटिक नेटवर्क सिलेक्शन इनेबल्ड इन योर फोन सेटिंग्स। तो उसमें आपको ऑटोमेटिक नेटवर्क सिलेक्शन का फोन का सेटिंग ऑन रखना पड़ेगा। इफ ऑटोमेटिक कनेक्शन फेल्स, गो टू सेटिंग्स एंड मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स एंड मैन्युअली सिलेक्ट अनदर अवेलेबल नेटवर्क। तो वहाँ पर वो 4 जिलों में है, 4 जिलों में शुरू किया है। मुझे लगता है ये सभी के लिए कर देना चाहिए, ठीक है ना। फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट्स एंड कैपिटल मार्केट्स आर द 2 प्राइमरी पिलर्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो मनी मार्केट देखिए, हैंडल शॉर्ट टर्म हाई लिक्विड और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट। 1 साल से कम के जो होंगे वो इसमें आते हैं मनी मार्केट में। ट्रेजरी बिल हुए, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स हैं, कॉमर्शियल पेपर हैं, परचेस एग्रीमेंट्स हैं और कॉल मनी है। कैपिटल मार्केट में कौन आएंगे? लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन एंड फाइनेंसिंग जो 1 साल से ज़्यादा वाली हैं। सो कैरी हाई रिस्क बट ऑफर हायर पोटेंशियल रिटर्न्स।
और इंस्ट्रूमेंट कौन होते हैं? इक्विटीज, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स और डेरिवेटिव्स एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को देखिए कौन किस में आते हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स? अभी अभी बताया आपको भी।